दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी लारा को, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कार्तिक नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ एक हस्बैंड वाइफ के घर आ रखा था, जिन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी होती है कि उनके घर से गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। इसलिए कार्तिक जांच करने के लिए उनके घर आया होता है। यहाँ कार्तिक पूरे घर को गौर से देखने लगता है कि चोर ने कैसे अलमीरा का दरवाजा तोड़कर उसमें से पैसे चुराए और खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग गया। जिसके बाद कार्तिक उस हस्बैंड को बुलाकर उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुमने बताया कि तुम्हारे घर से सोना चोरी हुआ है, तो वह लगभग कितना होगा। जिस पर वो आदमी अपने घर पर रखे सभी गहनों को कैलकुलेट करके कार्तिक को बताता है। तब कार्तिक उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे घर पर चोरी नहीं हुई है, बल्कि ये तुम्हारी पत्नी का किया धरा है, और अब उसके पास जाओ, शांति से सारे गहनों के बारे में पूछो। यहाँ हम कार्तिक की बातों से समझ पाते हैं कि कार्तिक काफी ब्रिलियंट पुलिस वाला है। जिसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ वहाँ से थाने आने लगता है। तभी कार्तिक की टीम से अल्बर्ट नाम का आदमी कार्तिक से पूछता है कि सर, आपको कैसे पता चला कि गहने चोर ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही चुराए हैं। इस पर कार्तिक अल्बर्ट को सारी बात बताता है कि तुम्हें याद होगा कि चोर खिड़की तोड़कर आया था, तो ऐसे खिड़की का कांच अंदर गिरा होना चाहिए था, लेकिन वो कांच तो बाहर की तरफ गिर रखा था, जिसका मतलब था कि किसी ने अंदर से ही खिड़की को तोड़ा होगा। साथ ही मैं जब इन्वेस्टिगेशन के लिए किचन में गया था, तब मैंने देखा वहाँ स्लैब पर गहनों के गिरवी रखी हुई स्लिप रखी है, जिसका साफ मतलब था कि गहने उसे की बीवी ने गिरवी रख दिए हैं और अपने पति को नहीं बताया। फिर वो आगे बताता है कि इतना ही नहीं, तुमने उनके घर के बाहर एक कुत्ते को बंधा हुआ देखा था, वो कैसे हम पर भौंक रहा था, तो अगर चोर आया होगा तो वो उस पर भी भौंका होगा ना। लेकिन ऐसा तो कुछ भी हुआ ही नहीं, क्योंकि चोर उसी की पत्नी थी। जिसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ थाने पहुंच जाता है, जहां एक आदमी जो कि एक ड्राइवर होता है, वो आकर कार्तिक से उसकी बीवी के बारे में पूछने लगता है कि सर, मैंने आपसे कितने दिन पहले अपनी बीवी के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन आपने अभी तक मेरी बीवी को नहीं ढूंढा। फिर वो कहता है कि सर, मेरी बीवी घर से पैसे लेकर भाग रखी है, ऐसे तो वो सारे पैसे खत्म कर देगी। पर तभी अल्बर्ट आकर उस ड्राइवर को डांटने लगता है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी बीवी जब भी हमें मिल जाएगी हम तुझे इन्फॉर्म कर देंगे। और वैसे भी वो अपने साथ मोबाइल भी लेकर नहीं गई, जो हम उसका मोबाइल ट्रैक कर लें। जिसकी बात सुनकर वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है, जो समुद्र से वापस लौटकर अपने घर की तरफ जा रहा था। पर तभी उसकी नजर दूर पड़ी एक औरत की लाश पर पड़ती है, और वो जल्दी थाने में इसकी कंप्लेन कर देता है। फिर थोड़ी देर में कार्तिक फॉरेंसिक टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जो देखता है कि जिस लड़की की मौत हो रखी है उसका फेस पूरी तरह खराब हो चुका है। यहाँ एल्बर्ट कार्तिक से पूछने लगता है कि सर, ऐसे में हम लड़की को कैसे पहचानेंगे, अब हम क्या करें। जिस पर कार्तिक कहता है कि हर पुलिस स्टेशन में कॉल करके मिसिंग लड़कियों की जितनी कंप्लेन है उनके बारे में पता करो। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है, जो उसी लड़की के मर्डर केस की न्यूज देख रहा होता है। तब ये न्यूज देखकर वहीं बैठा उस पॉलिटिशियन का बेटा बहुत ज्यादा रोने लगता है, और उसका पिता उसे समझाता है कि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है और तुम अब इस लड़की को भूल जाओ, यानी इन लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की है। इधर कार्तिक उसी ड्राइवर को कॉल करके उसकी बीवी को पहचानने के लिए बुलाता है कि शायद ये उसकी बीवी हो सकती है। जहां उस ड्राइवर के साथ उसका मालिक कॉपरेटर दास भी आता है, और दास कार्तिक को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कार्तिक रात में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, और तभी दास अपनी गाड़ी से बहुत सारा कचरा कहीं भी फेंकने लगता है। जिसे ऐसा करते देख कार्तिक दास को रोकता है और उसे डांटता है कि कूड़े को कूड़ेदान में डालो। इस पर दास कार्तिक को साइड में ले जाकर रिश्वत देने लगता है, पर कार्तिक तो उसे चाटा मार देता है, और इसी वजह से दास कार्तिक से नफरत करता है। खैर, अब प्रेजेंट में एक पुलिस वाला उस ड्राइवर को अंदर उस लड़की को दिखाता है, जिसे देख के वो ड्राइवर बाहर आकर कार्तिक को कहता है कि सर, ये मेरी पत्नी नहीं है। इस पर कार्तिक उसे कहने लगता है कि उसने बिल्कुल वही कपड़े पहन रखे हैं जो उस दिन तुम्हारी बीवी ने घर से भाग जाने पर पहन रखे थे। लेकिन वो ड्राइवर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि ये मेरी पत्नी नहीं है। पर तभी
तभी दास आकर कार्तिक पर भड़क जाता है कि जब मेरा ड्राइवर कह रहा है कि ये उसकी पत्नी नहीं है तो आप लोग क्यों मेरे ड्राइवर को ऐसा मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि यही उसकी पत्नी है। आप नहीं जानते मेरी पहचान कहाँ तक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद दास घर पहुंचकर उसी पॉलिटिशियन को कॉल करके सारी बात बताता है कि वो पुलिस वाला कार्तिक मेरे ड्राइवर को समुद्र के किनारे मिली लड़की की लाश को उसकी बीवी मानने के लिए फोर्स कर रहा है और आपको इस पर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जिस पर वो पॉलिटिशियन उल्टा दास को ही हड़का देता है कि कार्तिक एक ईमानदार पुलिस वाला है और मुझे तुम्हारी और उसकी लड़ाई के बारे में सब पता है, इसलिए तुम उससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कार्तिक अपने हिसाब से केस को अच्छे से सॉल्व कर रहा है। वही दूसरी तरफ कार्तिक अल्बर्ट के साथ फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलने जाता है जिनका कोई दूसरी गाड़ी से पीछा कर रहा था। फिर डॉक्टर कार्तिक को बताता है कि लड़की को पानी में गिरे इतना टाइम हो गया था कि उसकी लाश पूरी डिकम्पोज हो गई थी, जिससे मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ लड़की को किलर ने बहुत ऊंचाई से फेंका होगा क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, या फिर हो सकता है कि लड़की ने खुद ही कूदकर अपनी जान दे दी हो। जिसके बाद कार्तिक को पता चलता है कि बीच पर एक दुकान में सीसीटीवी लग रखा है। तब वो मर्डर के एक रात पहले की पूरी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। इसमें कार्तिक देखता है कि दो लड़के एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं। तब वो अल्बर्ट से इन दोनों लड़कों को ढूंढ कर लाने को कहता है, पर तभी वहीं खड़ा एक कांस्टेबल कार्तिक को बताता है कि वो इसमें से एक लड़के दिनेश को जानता है जो हमारे थाने में अपना पासपोर्ट वेरीफाई कराने आया था। जिस पर कार्तिक दिनेश को कॉल करके थाने बुलाने को कहता है, लेकिन उसका तो फोन ही स्विच ऑफ था, इसलिए पुलिस दिनेश को पकड़ने उसकी चौल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई नहीं मिलता। पर तभी रात को दिनेश थाने में आकर कार्तिक से मिलता है कि सर आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। जिस पर कार्तिक दिनेश पर भड़क जाता है कि पहले तूने एक लड़की का मर्डर कर दिया और अब खुद आकर मुझसे पूछ रहा है कि सर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जिसकी बात सुनकर दिनेश हैरान हो जाता है और कहता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा है। तब कार्तिक दिनेश को उस रात बीच की फुटेज दिखाता है जिसमें वो अपने दोस्त के साथ एक लड़की के पीछे भाग रहा था और वो दिनेश से उस रात की पूरी कहानी बताने को कहता है। जिस पर दिनेश बताता है कि सर उस रात मैं और मेरा दोस्त सत्या उसके सिंगापुर का वीजा मिल जाने की खुशी में पार्टी कर रहे थे, जहां हम दोनों ने अपनी खुशी को दुगना करने के लिए एक लड़की के साथ मजा करने का सोचा और इसलिए हम दोनों लड़की के लिए लाल टपरी पहुंच गए, जहां हमने एक लड़की को खड़ा देखा और उसे पैसे देकर हमारे साथ चलने को कहा, जो हमारे साथ चलने को राजी भी हो गई। फिर हम उसे बीच पर ले आए, लेकिन हम उस लड़की को नशे में गांजा पिलाने की कोशिश करने लगे और वो लड़की हमसे बचकर वहां से भाग गई, जिसे हमने फिर दोबारा पकड़ने की कोशिश भी नहीं करी और हम एंजॉयमेंट के लिए दूसरी लड़की को ढूंढने के लिए चले गए। अब यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ कार्तिक दिनेश से उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने का कारण पूछता है। जिस पर दिनेश कहता है कि सर हमने सिंगापुर जाने के लिए बहुत लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं और अब वो लोग हमसे उनका पैसा वापस मांग रहे हैं जो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। यहाँ कार्तिक दिनेश से सत्या के बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ है। दिनेश कहता है कि सर सत्या तो सिंगापुर जा चुका है। तब कार्तिक दिनेश से उस लड़की का नाम और पता पूछने लगता है। दिनेश कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको उस जगह लेकर जा सकता हूँ जहाँ से हम उसे बीच पर लेकर आए थे। इसके बाद कार्तिक दिनेश के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ खड़ी दूसरी लड़कियों से उस लड़की के बारे में पता करने लगता है। तब इन्हें पता चलता है कि वो लड़की 2 दिन से यहाँ पर नहीं आ रही है, इसलिए कार्तिक उसका एड्रेस पता करके उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस औरत की एक बेटी है जो स्कूल जा रही है। फिर उसकी बेटी के चले जाने के बाद वो उसका नाम पूछने लगता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि मेरा नाम जया है। फिर कार्तिक जया से उस रात हुई पूरी बात पूछने लगता है। जया बताते हैं कि उस रात 2 लोग मुझे अपने साथ बीच पर लेकर गए थे और वो मुझे गांजा पिला रहे थे, इसलिए मैं उनसे बचकर वहां से भाग आई। यहाँ कार्तिक समझ जाता है कि दिनेश ने उन्हें जो बताया है वो सच था। पर तभी कार्तिक देखता है कि जया के शरीर पर बहुत सारे कट और जलने के निशान हैं, जिसके बारे में वो जया से पूछने लगता है। इस पर जया उसे बताते कि कल रात मैं एक आदमी के पास गई थी और उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। तब कार्तिक जया से उस आदमी का नाम पूछता है,
जया कहते कि उस आदमी का नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो कॉपरेटर दास का ड्राइवर है। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है कि कॉपरेटर दास का ड्राइवर इतना घिनौना हो सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वो तो अपनी मिसिंग बीवी को ढूंढ रहा है। खैर इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ कार्तिक दिनेश को बुलाकर उसी ड्राइवर की बीवी की फोटो दिखाकर उसे पहचानने के लिए कहता है, जिसे देखकर दिनेश थोड़ा घबरा जाता है और उस औरत को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। फिर दिनेश पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर किसी को कॉल करके कहता है कि भाई लगता है हम दोनों बुरा फंसने वाले हैं। तब वही दूर खड़ा कार्तिक दिनेश को किसी से बात करता हुआ देख रहा होता है। हालांकि वो इस बात को इग्नोर करके अपनी टीम के साथ उसी ड्राइवर के घर पहुंच जाता है, जहां कार्तिक की मुलाकात उस ड्राइवर की मां से होती है, जो कार्तिक को बताते कि मेरा बेटा घर पर नहीं है। पर तभी वो ड्राइवर वहां आ जाता है और कार्तिक उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता है। फिर वो उसे उल्टा लटकाकर बहुत मारता है कि तूने जया के शरीर पर ऐसे निशान क्यों मारे, और मुझे लगता है कि तूने ही अपनी बीवी को गायब किया है। जिस पर वो ड्राइवर कहने लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने अपनी बीवी को गायब नहीं किया। तब उसकी बात सुनकर कार्तिक उससे पूछता है कि तूने बताया कि तेरी बीवी पैसे लेकर भाग गई थी, तो वो टोटल कितने पैसे थे। ड्राइवर बताता है कि वो लगभग 5 लाख रुपए थे। जिसकी बात सुनकर कार्तिक उसे और भी ज्यादा मारने लगता है कि तू बोल रहा है कि तेरे घर पर 5 लाख रुपए थे, ये झूठ है, क्योंकि तेरी माँ से बात करने पर पता चला कि तुम्हारे पास पैसे थे ही नहीं। जिस पर वो ड्राइवर कार्तिक को सारी बात बताता है कि सर वो 5 लाख मेरे नहीं बल्कि मेरे मालिक दास के थे, जो उसने मुझे रखने के लिए दिए थे, और मैं अपनी बीवी सपना को बहुत मारा करता था, जो मुझे धमकी दिया करती थी कि वो एक दिन घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, मैंने जब सपना को पीटा और काम से बाहर गया, तब वो घर पर रखे 5 लाख रुपए लेकर भाग गई। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां दास एक लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बिल के पेपर्स दिखाकर अपने ड्राइवर को छुड़ा लेता है। फिर उसके चले जाने के बाद कार्तिक फॉरेंसिक डॉक्टर से जाकर मिलता है और उस लाश का फिर से पोस्टमार्टम करने के लिए कहता है, ताकि ये लोग और कुछ भी जान पाएं। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि सर आप चाहे कितने भी बार उस लड़की का पोस्टमार्टम करवा लीजिए, लेकिन हर बार रिपोर्ट सेम ही आएगी, क्योंकि उस लड़की की लाश डिकम्पोज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दास उसी पॉलिटिशियन को कॉल करके कहता है कि सर आपने मुझे कहा था ना कि कार्तिक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। उसने मेरे ड्राइवर को बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया और उसे टॉर्चर भी किया। अब तो आपको उस पर एक्शन लेना ही होगा। जिस पर वो पॉलिटिशियन दास को समझाता है कि इलेक्शन सर पर है, तो वो अभी इस सिचुएशन में उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो कार्तिक से मिलकर उससे बात जरूर करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक उसी पॉलिटिशियन से मिलने घर आता है और वो उन्हें सारी बात बताता है कि सर मुझे यकीन है कि उसी ड्राइवर ने अपनी बीवी को गायब किया है। जिस पर वो पॉलिटिशियन इस केस को कार्तिक से जल्दी क्लोज करने के लिए कहता है कि ये केस बेफालतू है। वहीं दूसरी तरफ सीन अल्बर्ट पर शिफ्ट होता है, जो उसी ड्राइवर का पीछा कर रहा था, पर तभी उसकी नजर वहीं खड़े दिनेश के दोस्त सत्या पर पड़ जाती है और वो ये बात कार्तिक को कॉल करके बताता है कि सर दिनेश ने हमसे झूठ कहा था कि सत्या सिंगापुर चला गया है, वो तो अभी मेरे सामने किसी से बात कर रहा है। जिस पर कार्तिक अल्बर्ट से सत्या को अरेस्ट करके थाने लाने को कहता है। फिर कार्तिक सत्या से उसके सिंगापुर के बारे में पूछने लगता है। तब सत्या बताता है कि सर मेरी सिंगापुर की फ्लाइट छूट गई थी और तब से मैं कर्जा लेने वालों की वजह से छुपता फिर रहा हूँ। फिर कार्तिक सत्या से उस रात बीच पर घटी पूरी घटना को बताने के लिए कहता है कि जया के चले जाने के बाद तुमने क्या किया। जिस पर सत्या बताता है कि सर उस रात जब जया हमसे बचकर भाग गई तो हम भी वहाँ से अपने घर जाने लगे, पर तभी बीच रास्ते में हमारी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसके पास जाकर हमने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तब उसने हमारे साथ चलने के लिए साफ इनकार कर दिया, जो सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने नशे में उस लड़की को बहुत जोर की चाटा मार दिया, जिससे उसका सर दीवार पर लगा और वो वहीं बेहोश हो गई थी। तब उसे बेहोश देखकर मैं और दिनेश डर गए और उस लड़की को उठाकर एक खाली गोदाम पर ले आए, जहां हमने उसके जागने तक उसका इंतजार किया, और जैसे उसको होश आया तो हम उससे माफी मांगने लगे कि वो ये बात किसी और को न बताए, क्योंकि ये मामला पुलिस में गया तो हमारा सिंगापुर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिस पर उस लड़की ने हमें ब्लैकमेल किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उन्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी बात भी माननी होगी। यहाँ हम डर चुके थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो जो कहेगी हम करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमारे पैसे खत्म हो गए और हमने ये बात उस लड़की को बताई, तो उसने हमें उसके पास रखे कुछ पैसे दिए
चाहिए, लेकिन वो तो बाहर की करेंसी थी, जिससे इंडियन करेंसी करवाने के लिए मैं जब बाहर निकला तो आपने मुझे अरेस्ट कर लिया। अब ये सुनकर कार्तिक कहता है कि उस लड़की को कहाँ रखा है, मुझे वहाँ ले चलो। जहाँ पहुंचकर कार्तिक देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं, उसी ड्राइवर की बीवी सपना है, जिसे देखकर कार्तिक उसे कहने लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा है, चलो मैं तुम्हें उसके पास छोड़ दूं। जिस पर सपना रोने लगती है और कहती है कि सर मुझे उस हैवान के पास वापस नहीं जाना, वो मुझे बहुत मारता है। जिस पर कार्तिक सपना से उसकी पूरी प्रॉब्लम पूछता है। सपना बताती है कि सर मेरा पति पैसे के लिए मेरा जिस्म अपने मालिक दास को बेचता है, जो रात में आकर मेरे साथ सोता है, और इसमें मेरे पति की माँ भी शामिल है, जो पैसों के लिए ये सब करवाती है। लेकिन एक दिन मेरे से इतना टॉर्चर सहा नहीं गया, इसलिए मैं घर से भाग गई। जिस पर कार्तिक सपना को उस पॉलिटिशियन के पास ले जाने की बात करता है। तब सपना उस पॉलिटिशियन के पास जाने से भी साफ इनकार कर देती है कि सर मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊंगी। फिर वो बताते कि जिस रात मैं अपने घर से भागी थी, तब मैंने उस पॉलिटिशियन को ब्रिज से एक लड़की की लाश को फेंकते हुए देखा था। जो सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है और फिर वो उसी पॉलिटिशियन से मिलने उसके घर जाता है। तब कार्तिक की मुलाकात उसी पॉलिटिशियन के बेटे धीरज से होती है और वो आज कार्तिक को सारी बात बताता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें धीरज की जीएफ लारा को दिखाया जाता है, जो एक ऑर्फनेज में काम किया करती है और धीरज उसको सपोर्ट किया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऑफिसर ट्रस्ट वालों के साथ आकर ऑर्फनेज में हंगामा कर देते हैं और उस ऑर्फनेज को बंद करने के लिए झूठे सबूत दिखाते हैं कि इस ऑर्फनेज के अंदर से उन्हें ड्रग्स और गांजा मिला है, जिस वजह से कोर्ट ऑर्डर देती है कि लारा जिस ऑर्फनेज को संभालती है उसे बंद कर दिया जाएगा। तब लारा धीरज से मिलकर मदद मांगती है, जिस पर धीरज कहता है कि वो अभी अपने बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर जा रहा है और वो जैसे ही वापस आएगा तो वो उसकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देगा। फिर उसके चले जाने के बाद लारा सभी ऑर्फनेज के बच्चों और बड़ों के साथ मिलकर वहाँ के थाने के सामने धरना करने लगती है। तब वहाँ वो पुलिस वाले इन सभी के ऊपर लाठी चार्ज करवा देते हैं, जिससे लारा को गुस्सा आ जाता है और वो अगले दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर उसी ऑर्फनेज को बंद करवाने वाले आदमियों को मारना शुरू कर देती है, जिस दौरान वहाँ पुलिस वाले की जान भी चली जाती है। फिर उसके काफी दिन बाद लारा धीरज से मिलती है, जहाँ वो धीरज को सारी बात बताती है। यहीं हमें पता चलता है कि लारा को अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर धीरज लारा को कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर एक बार तुमने मेरा कॉल उठा लिया होता तो आज तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने ऑर्फनेज को बचा लिया था। जिसकी बात सुनकर लारा धीरज के साथ उसी ऑर्फनेज पर जाती है और इमोशनल होकर उस जगह को देखने लगती है। फिर दोनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ वो दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। पर तभी लारा को एकदम से अस्थमा अटैक पड़ता है और उसका इनहेलर कार में रह गया था, जिसे लेने धीरज कार में जाता है, लेकिन उसमें तो पंप खत्म हो गया था, जिसके कारण लारा अस्थमा अटैक से मर जाती है। तब उसे मरा हुआ देखकर धीरज बहुत रोता है और अपने पापा को कॉल करके अपने पास बुलाता है। फिर जैसे उसके पापा आते हैं तो धीरज उन्हें सारी बात बताता है। इस पर उसके पिता धीरज से लारा को भूल जाने के लिए कहते हैं कि बेटा इस लड़की के पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं और अगर हम दोनों इसके साथ रहे तो हम भी फंस जाएंगे, तो तुम्हें अभी घर जाना चाहिए, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा कर आता हूँ। जिसकी बात मानकर धीरज वहाँ से चला जाता है और वो पॉलिटिशियन लारा की लाश को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ कार्तिक को समझ नहीं आ रहा होता कि सही कौन है और गलत कौन है, इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट किए बिना घर से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो कॉपरेटर दास और उसके ड्राइवर को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो 2 नंबर की करेंसी को एक्सचेंज किया करते थे। इसके बाद कार्तिक उस ड्राइवर की बीवी को लारा के ऑर्फनेज ले जाता है और उसे वो संभालने की ड्यूटी दे देता है, जहां धीरज भी इसके लिए मान जाता है। यहीं हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात जब धीरज के पिता ने लारा को ब्रिज से फेंका था, तब लारा जिंदा थी, लेकिन तभी उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जो बात जानकर धीरज अपने पापा को बहुत कोसने लगता है, क्योंकि उनकी वजह से उसका प्यार उनसे दूर हो गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।